नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग अपने जूते उतार उतार के मार रहे हैं। बहुत बड़ा रश है लोगों का नीचे और लोग अपने जूते उतार उतार के उनके पोस्टर पे मार रहे हैं। ये मुझे बुरा लगा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें यहां तक किसने पहुंचाया। अपने आसपास नजर दौड़ाएं और देखें और अपने फैसलों के बारे में सोचें कि उन्होंने कमजोर फैसले किए, अवाम को छोड़ दिया और अवाम ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कंप्रोमाइज किया, अपना मौक़िफ़ बदल लिया और अवाम ने भी अपनी आंखें बदल ली। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर के साथ क्या हो रहा है ये अफसोसनाक है। तो नवाज शरीफ साहब को अपने रवैये पे और अपनी पॉलिसी पे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नजरसानी जरूर करनी चाहिए। बलूच बहन भाइयों के हवाले से उनकी तकालीफ अभी तक कम नहीं हो रही और ये बड़ी तकलीफ की बात है जो चीजें वो बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी इसमें एक तो इस्लामाबाद में बैठे हुए उनको 1 महीना हो गया कि हमारे जो जबरी तौर पे लापता अफराद हैं वो हमें वापस किए जाएं, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और ये जुल्म और जबर का सिलसिला बंद किया जाए। अब इसी शहर में जहां पे आगे वो बैठे हुए हैं एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, 1 महीना हो गया इनको नहीं सुना गया। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसे इस बात की जल्दी है कि इन्हें यहां से उठाओ, इन्हें नहीं सुना गया। एक वजीर आजम भी यहां रहता है, इन्हें नहीं सुना गया। एक सदर पाकिस्तान भी यहां रहता है, इन्हें नहीं सुना गया। एक वजीर दाखिला भी है, इन्हें नहीं सुना गया। कितनी सख्त ज्यादती हो रही है इन माओ बहनों के साथ जो इस शदीद मौसम के अंदर इस्लामाबाद में आकर 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं और कोई इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। इस पे नाजरीन कुछ और खबरें हैं। कोयटा के इलाके अफनान टाउन से एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी और उनके छोटे भाई जबरान अहमद को मुबैना तौर पे जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। दोनों भाई जिला केज के इलाके नासराबाद के रिहायशी हैं। अब प्रोफेसर वहां पे लापता हो रहे हैं जबरी तौर पे। हालांकि हुकूमत का यह दावा है कि जो नया कानून हम लेकर आए हैं उसमें सिर्फ दहशतगर्दों को 3 महीने के लिए बगैर सबूत के गिरफ्तार किया जा सकेगा। यानी शक है ना कि ये दहशतगर्द है, तो दहशतगर्दी का पर्चा तो मेरे पे भी हुआ हुआ है, इमरान खान पे भी हुए हुए हैं, आधी पीटीआई के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हुए हैं। हुकूमत जिसको नापसंद करती है उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे देती है। तो ये तो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज उठा के 3 महीने के लिए गायब कर देंगे और किसी को जवाबदेह भी नहीं होंगे। दावा ये करते हैं कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ करेंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि प्रोफेसर हैं जिन्हें अगवा किया जा रहा है और जबरी तौर पर उन्हें लापता किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। इन चीजों को बेहतर होना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान तनज़ली का शिकार होगा जो लगातार हो रहा है। ह्यूमन राइट्स आपको देने होंगे पाकिस्तानियों को। आप कीड़े मकोड़े बेशक इन्हें समझते हैं, लेकिन आपको इनके राइट्स इनको वापस देने होंगे। नाज़रीन, कुछ डाउट्स हैं जिन्होंने ये दावे किए थे कि 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह किए हुए भारत के। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह कर लिए हैं भारत के, और जो इलाके पाकिस्तान ने भारत के फतह किए हैं उन इलाकों का नक्शा पाकिस्तान जारी करेगा। 14 अगस्त 2025 को यह दावा किया गया था, कोई नक्शा जारी नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि इन टाउट्स को या तो आप खबर ठीक दिया करें, फिर इनकी बाद में बेइज्जती होती है, और अगर ये खबर ठीक है तो बराए मेहरबानी नक्शा जारी करें नए मफतूहा इलाकों का जो आपने फतह किए हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया भी अदा करें और आपको मुबारकबाद भी पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में फ्लड आ गया है, सैलाब आया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार सैलाबों का सामना करता चला आ रहा है। माजी में 10 साल में 8 साल में एक आधा सैलाब आता था, लेकिन अब हम देखते हैं हर साल दूसरे साल यहाँ पे सैलाब आना शुरू हो गए हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके असरात आ रहे हैं। हमने दरख्तों की बड़ी मैसिव कटिंग की है और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। हवा के अंदर जो गैसेस का अखराज है वो पाकिस्तान की तरफ से और हमारे हमसाया ममालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा है। तो ये असरात पाकिस्तान के ऊपर लगातार पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की सूरत में। और दीगर जो इसके अंदर रीज़न हैं वो हमने जिस किस्म की आबादियाँ तैयार कर दी हैं पानी के रस्तों में, उनकी वजह से भी बहुत तबाही होती है। जितने दरियाओं के किनारे थे वहाँ पे कानूनन तो इजाज़त नहीं है, ना अंग्रेज़ दौर में इजाज़त थी ना अब इजाज़त है, लेकिन लोगों ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए
पूरे पूरे होटल, प्लाजाज, घर, इमारतें, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, बहुत सारा कुछ बना दिया दरियाओं के किनारों के ऊपर। और जो कुछ भी किनारों पे बनाया उनमें से कुछ चीज़ें हम देखते हैं बहती हुई चली जाती हैं। पूरे के पूरे होटल, पूरी की पूरी इमारतें, पूरा का पूरा घर भी पानी के अंदर बादों का चला जाता है और उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। जो नदी नालों के और बरसाती पानी के पुराने रास्ते हैं, उन रास्तों के रुकावटों में बंद बांध के रिहायशी सोसाइटियाँ बना दी गई हैं। पंजाब में इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी कई जगहों पे। तो ये जो तजावज़ात हैं जो पानी के रास्ते में बनाई गई हैं, ये हमें नुकसान दे रही हैं। दूसरा, हमने अपने हाथों से अपने इन्वायरमेंट को तबाह किया, हमने दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा की, फिर नए दरख्त लगाने में हमारी दिलचस्पी भी नहीं होती। और ये जितना टिम्बर माफिया है जो यहाँ से दरख्त काट के ले जाता है और पैसा बनाता है, ये लोग खुद तो इस मुल्क में रहते नहीं है पाकिस्तान में। ये अपने बच्चों के लिए वो ममालिक ढूंढते हैं जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है, माहौल बहुत अच्छा है, आबो हवा अच्छी है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI कहते हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये उन ममालिक में जाकर रहते हैं, उन जगहों पे जाकर रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान को इन्होंने एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया कि हर चीज़ यहाँ पे तबाह कर दो, हर चीज़ बेच दो, इसकी मादनियात, इसकी लकड़ी, इसके दरख्त, इसका माहौल, हर चीज़ तबाह कर दें बेशक, लेकिन यहाँ से ये पैसा निकालते हैं। अब ये जो सैलाब के नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। सैलाब से मुतासरा जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें डिफरेंट आदाद शुमार मेरे पास हैं और अब तक की जो मुसद्दका इतलात आई हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 167 अफराद जाँ बहक हो गए हैं सैलाब के नतीजे में, जिनमें 147 मर्द बताए जा रहे हैं, 12 बच्चे हैं और 8 खवातीन हैं इस सैलाब में जिनका ये नुकसान हुआ है, जो जिनकी जान गई है, जो जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बाजोड़ का इलाका है, यहाँ पे 21 लोग जो है वो जाँ बहक हुए। बुनेर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे फ्लड आया, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। 78 लोग वहाँ पे जाँ बहक हुए, 5 लोग लोअर दीर में, शांगला में 23 लोग, स्वात में 11 लोग, अपर दीर में जो है वो नुकसान हुआ लेकिन लोगों की जान महफूज रही। इसी तरह जो बटग्राम है वहाँ पे 15 और जो मानसेरा है वहाँ पे जो है वो 14 लोग जाँ बहक हुए हैं। तो टोटल 167 लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं, जबकि घरों को, स्कूलों को और दीगर इमारतों को भी जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ये नाज़रीन सैलाब की सूरत-ए-हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था ये इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ थे। कुछ जो है वो दूसरे हेलीकॉप्टर भी हैं इंतज़ामिया के जो रेस्क्यू करते हैं, वो भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर गिरा, उसमें 5 लोग थे जो हमले के, वो जाँ बहक हो गए हैं और उसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने सोग का ऐलान भी किया है। तो इस वक्त मुश्किल सूरत-ए-हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अब देखना ये होगा कि फ्लड अगर ये ज़्यादा है और पानी का ये फ्लो नीचे आता है तो पंजाब में और सिंध में किस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा होती है, क्योंकि कैशमेंट एरिया जो है वो ऊपर है और वो वहाँ है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, तो वहाँ ज़्यादा तबाही हुई है।